सर एक डाउट है मेरा सर, पुट्टस्वामी जजमेंट था, उसमें राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट कहा गया है और अभी भी हमारे देश में डेटा प्रोटेक्शन का कोई भी एक ढांचा नहीं है, कोई लॉ नहीं है। और सर जो हमारी जो इन्वेस्टिगेशन आपने जो सोच रखा है, वो टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगी, डेटा फ्लो पे डिपेंड करेगी, चाहे वो रेलवे टिकट्स हो, एयरलाइन टिकट्स हो या टेलीकॉम ऑपरेटर्स हो या सीसीटीवी का जो जाल बिछ गया है पूरे देश में, उसका एक्सेस आपको लेना हो। तो सर इस डेटा प्रोटेक्शन के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये हर्डल ज़रूर आएगा, जो राइट टू प्राइवेसी एक्टिविस्ट्स हैं, वो ज़रूर चैलेंज करेंगे। इसको कैसे डील करेंगे सर? अ, आपने बहुत ही सुंदर क्वेश्चन पूछा है और एक ये क्वेश्चन है कि जिसको लोग बाग उठा के किसी भी अच्छे काम को रोकने का जो धंधा है, जो कि लोगों को करना होता है, वो इस राइट टू प्राइवेसी का दोहाई देके चीज़ों को रोक सकते हैं। तो यही कारण है कि इस सिस्टम ने राइट टू प्राइवेसी पब्लिक को देने का ठेका ले लिया है। व्हाट वी आर सेइंग कि अभी जो चीज पुलिस के पास है, कई बार आप देखते हैं कि हम इवन हमारी एफआईआर भी जो है वो आरोपी के पास पहुंच जाती है, चाहे उसके लिए पुलिस वाला रिस्पॉन्सिबल हो या कोर्ट का लोअर फंक्शनरी रिस्पॉन्सिबल हो। हमारी जो है ना विवेचना के दौरान वो सब चीजें भी जो है पहुंच जाती हैं, जो कि कई बार जो है हमारी विवेचना में बाधा बनती है। और हमारे लोग इतने अविवेकशील हैं कि जब हमारा मुंबई में अटैक हुआ तो उसका लाइव टेलीकास्ट चलता रहा और अपराधी अंदर से सब चीज देख के दे कैन जो है ना क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू। तो हम लोग जो है अपने छोटे से गेन के लिए, छोटी सी टीआरपी के लिए, छोटे से आर्टिकल के लिए हमारी कलम बिकी हुई है, हमारी सब चीज बिकी हुई है, तो हम इतने अविवेकशील हैं। तो ये सिस्टम जो है ये रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। सिस्टम कह रहा है कि भाई साहब, एक तो आपने पुलिस ज्वाइन की थी, वो इसलिए ज्वाइन की थी कि आप डंडा चलाएं, तो हम आपको ऑलरेडी बहुत कष्ट दे चुके हैं। हम आपसे कहते हैं कि आप साइबर क्राइम का इन्वेस्टिगेशन भी करो, हम आपसे कहते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग का भी आप इन्वेस्टिगेशन करो, हम आपसे जो है ना ढेर सारे जो है ना बड़े व्हाइट कॉलर क्राइम के इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं। आजकल जो है ना तेलगी से लेके और हर्ष मेहता से लेके महान लोग हैं जो कि ढेर सारे जो है ना करोड़ों के घपले कर रहे हैं। अब बेचारा पुलिस वाला जो है, यदि उसको इतना सब चीज होती तो वो पुलिस थोड़ी ज्वाइन करता, वो कहीं का प्रोफेसर बनता। अब उस व्यक्ति को बेचारे को कितना आप प्रताड़ित करेंगे? तो ना तो हमारा पुलिस को टेक्नो सेवी बनाने का विचार है, ना ही हम बहुत पुलिस को ट्रेन करना चाहते हैं। यदि पुलिस वाला चाहेगा कि साहब मुझे ट्रेनिंग चाहिए, तो ही हैज टू इंडिकेट कि साहब मैं इसमें वीक महसूस कर रहा हूं, आई नीड ट्रेनिंग। जब तक वो नहीं कहेगा तब तक हम उसको कोई ट्रेनिंग नहीं देंगे। इसलिए जो हमने ऐप भी उनके लिए बना रहे हैं, वो ऐप जो है ना इच्छाधारी ऐप होगा। वो खुद समझेगा कि उसे क्या रूप लेना है और वो अपने आप को डायनामिकली अपडेट करेगा एंड इट विल फोर्स द पुलिस ऑफिसर टू डू ए क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन। तो जो जो ऐप है वो जो है पुलिस को गाइड करेगा, पुलिस के हिसाब से नहीं चलेगा। और जहां पे जो है आप इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी में आपका ठीक नहीं होगा, बैकएंड इंटेलिजेंस उस क्वालिटी को बार बार असेस कर रही है, वो उसको मदद करेगा कि नहीं नहीं आपका एविडेंस ठीक नहीं आ रहा है, गो क्लोजर, इंक्रीज लाइटिंग, डू दिस डू दैट। और आगे चल के तो वो रॉबर्ट से और ड्रोन से सीधे कम्युनिकेट करके वो बहुत सारी चीजें खुद कैप्चर करा लेगा। अब उस पुलिस वाले को बेचारे को समझना ही नहीं है, उसको जो है नाम पता लिख के घर पे स्टेटमेंट लिखना है, तो उससे तो काम चलना नहीं है। सो इट विल मेक द थिंग्स वेरी वेरी गुड फॉर द पुलिस ऑफिसर। हमारी कल की पुलिस जो है वो बहुत डी स्ट्रेस रहने वाली है, उसके पास अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए समय रहेगा। वो जो है 10% काम करके 100% रिजल्ट लाएगी, 100% कन्विक्शन भी दिला पाएगी। एट द सेम टाइम हम उसको किसी भी टेक्निकल चीजों से बर्डन नहीं करेंगे। हमारा सिस्टम जो है कैप्चर करेगा, जो एविडेंस होगा उसको एविडेंस में आइडेंटिफाई करेगा, एविडेंस की क्या वैल्यू है उसको आइडेंटिफाई करेगा, उसको 3 सर्टिफिकेट से जो ना उसको रियल टाइम बेसिस पे जो है ना
डेट एंड टाइम एंड लोकेशन के साथ स्टैम्प कर देगा और उसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से प्रोटेक्ट कर देगा। सिस्टम रियल टाइम बेसिस पे 3 सर्टिफिकेट जनरेट करेंगे, सर्टिफिकेट ऑफ इंटीग्रिटी, सर्टिफिकेट ऑफ एडमिसिबिलिटी अंडर सेक्शन 65B ऑफ एविडेंस एक्ट एंड सर्टिफिकेट ऑफ चेन ऑफ कस्टडी। और जब हम चेन ऑफ कस्टडी की बात करते हैं तो दोनों चेन ऑफ कस्टडी रहेंगी, जहां एविडेंस का डिजिटल मूवमेंट हो रहा है और जहां एविडेंस का फिजिकल मूवमेंट हो रहा है। दोनों की चेन ऑफ कस्टडी रियल टाइम बेसिस में क्रिएट होगी और उसके लिए वकील साहब को मांगने की जरूरत नहीं है। दैट दोस 3 सर्टिफिकेट विल बी टैग्ड विद द एविडेंस इटसेल्फ। बैकएंड इंटेलिजेंस जो है, चाहे तो विवेचक मौके से पूछे या अपने हिसाब से भी वो जो है ना इन्वेस्टिगेशन लीड बना के जो है प्रभारी को देगी। यदि उस समय रियल इन्वेस्टिगेशन चल रहा होगा तो वो जो है ना इन्वेस्टिगेशन ऐप में ही वो सब मॉडिफिकेशन करके उसको फैसिलिटेट करेगी कि इसको कैप्चर करो। पुलिस जो भी कार्रवाई कर रही होगी उसका परफॉर्मेंस भी रियल टाइम बेसिस पे इवैल्यूएट होगा। तो इतना तो किसी को नहीं मालूम है कि आप कब पहुंचे, कैसे आपने सीइंग ऑफ कॉर्डन किया है, आपने फोटोग्राफी ठीक से की है कि नहीं की है, आपने जो है प्रोसेसेस में जो है वो प्रिकॉशंस लिए कि नहीं लिए है, पैकेजिंग आपने कैसी की है। और पुलिस जो है आगे चल के इसको थाने भी नहीं ले जाएगी, सभी एविडेंस कोरियर सिस्टम से रियल टाइम बेसिस पे सीधे टेस्ट वहां पहुंचेंगे। और जो जितना भी डाटा जो है ना आ रहा है, इसमें से कुछ भी डाटा पुलिस के पास नहीं जाएगा। सो वी गारंटी राइट टू द प्राइवेसी। और जो हमने इसके लिए एक एक्ट बनाया है जो कि लगभग बन के तैयार है, हम उसकी थोड़ी प्रूफ रीडिंग कर रहे हैं उस एक्ट को, जिसको हमने नाम दिया है नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम अंडर सेक्शन 65C। हम जो आपको जो इतना लंबी बात कह रहे हैं यही वर्बेटम उस सेक्शन में लिखा है और हम जो कुछ भी कर रहे हैं यही कर रहे हैं। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग अदर देन प्रोवाइडिंग असिस्टेंस इन साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम। ना तो मैं थानेदार का पावर ले रहा हूँ, ना मैं स्टेट पुलिस का पावर ले रहा हूँ, मैं कुछ नहीं ले रहा हूँ। तो ये जो डाटा है इट विल बी अंडर द सुपरविजन ऑफ नेशनल अथॉरिटी। और इस अथॉरिटी में के नियम में भी ये बात हम लिख रहे हैं कि यदि कोई इंसाइडर, अथॉरिटी का इंसाइडर भी यदि उस डाटा को अल्टीरियर यूज करेगा तो वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, जिसमें 7 साल की सजा का प्रावधान होगा, मिनिमम 7 ईयर पनिशमेंट। और बेल प्रोविजन डिफिकल्ट होंगे। और चूंकि बैकएंड जो है, जो सिक्योरिटी सिस्टम हमने बनाया है, हमने साइबर सिक्योरिटी और साइबर इन्वेस्टिगेशन इन दो के बहुत पावरफुल मॉड्यूल क्रिएट किए हुए हैं। तो वो रियल टाइम बेसिस पे उन सब एविडेंस को कैप्चर कर रहा होगा। उसे कोई जब रिपोर्ट करेगा तब उसे डाटा से लॉग नहीं देखना है, उसको ऑलरेडी मालूम होगा कि ये जो है डन, एंड वो एफआईआर को प्रेसिपिटेट करेगा और एविडेंस के साथ में। तो जो महोदय इवन जो अथॉरिटी के हिस्सा हैं और जो वायलेशन कर रहे हैं वो सर्टेनिटी के साथ जेल में जाएंगे। तो केवल हम राइट टू प्राइवेसी बातों से नहीं कह रहे हैं, राइट टू प्राइवेसी टू द एक्सटेंट ऑफ इवन प्रोसिक्यूटिंग द इनसाइडर विद इन द नेशनल अथॉरिटी आल्सो। चोपड़ा साहब, मैंने आपको संतोषजनक जवाब दिया या आपको लग रहा है कि हमने कुछ फॉलो अप क्वेश्चन है? CSDS का सर्वे था 2018 का, जिसपे द ट्रस्ट इन द पुलिस was captured at 25% और ट्रस्ट इन आर्मी was captured at 54%। तो सर इतना डेटा जो किसके पास रहेगा? देखिए चोपड़ा साहब, मैं आपका जवाब देना इसमें बड़ा सिटीजन कॉन्फिडेंट रह सकता है। एक दूसरी रिसर्च है, वो रिसर्च कहती है कि जो लोग पुलिस के कांटेक्ट में आए हैं, पुलिस ने जिनको मालट्रीट किया है, हो सकता है कि मैन हैंडल किया हो सकता है उनकी पिटाई भी लगाई हो, उन लोगों की धारणा पुलिस के बारे में ज्यादा अच्छी है बशर्ते उन लोगों के बारे में, उन लोगों की जिन्होंने कभी पुलिस से इंटरफेस ही नहीं हुआ है। तो पुलिस की जो इमेज है वो सिनेमा से, हियर से कहानियों से, पत्रकारों की जो उल्टी सीधी कहानियां हैं उनसे बन रही है। दूसरी बात यह है कि हमारा अपना चरित्र भी बहुत अच्छा नहीं है। तो जब उसमें परिवर्तन आएगा, हम कोई परिवर्तन लाएंगे तो हम जो अभी हमने एक स्टेटमेंट दिया था कि दूध को का जला छाछ को फूक फूक के पीता है। तो जनता तो इस समय निराश बैठी है। इवन जो प्रबुद्ध नागरिक हैं
वो भी निराश बैठे हैं। उनको लगता है कि इस देश में कुछ नहीं हो सकता है, इस देश के जो ना पॉलिटिकल सिस्टम इज अ रॉटन, यहाँ का ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम इज अ रॉटन, नथिंग कैन हैपन इन दिस कंट्री, और दे एस्पायर टू रन अवे फ्रॉम दिस कंट्री। तो जब लोगों की आस्था इतनी बिगड़ चुकी है, वो पूरी तरह से सिस्टम से निराश हो गए हैं, और सिस्टम सिर्फ कुछ लोगों को ही सर्व कर रहा है, दूसरे लोगों को जो है उनकी एफआईआर भी नहीं लिखी जा रही है। और एफआईआर ना लिखो ये भी मेहरबानी है, अपोनेंट का दबाव बनाने के लिए उसके खिलाफ जो है असत्य या अर्धसत्य रिपोर्ट जो है ना भी लिख ली जा रही है। मैं इसमें एक केस सुनाता हूँ, थोड़ा सा सेंसिटिव है। उसमें एक व्यक्ति को, वो डॉक्टर साहब थे, बिहार का केस है, मैं उसका आधा किस्सा सुनाऊंगा क्योंकि दूसरा आधा किस्सा पॉलिटिकल है, तो मैं उस पॉलिटिकल वाले पार्ट को कट कर देता हूँ। तो वो डॉक्टर साहब जा रहे थे, तो एक बदमाशों के गैंग ने उनकी गाड़ी को रोका, गन पॉइंट पे उनकी गाड़ी छुड़ाई ली गई है और उनसे सेल डीड में हस्ताक्षर करा लिए। अब डॉक्टर साहब बेचारे शरीफ क्या करते, अब वो वहां से उतरे तो पैदल चल के जैसे तैसे वो थाने तक पहुंचे। जब वो थाने में पहुंचे तो उनके पैरों के नीचे की जमीन गायब हो गई। जो व्यक्ति गन लेके उन्होंने सेल डीड पे साइन कराए थे, वो व्यक्ति थाना प्रभारी के साथ चाय पी रहा था। तो अब पब्लिक तो निराश होगी ही ना। ये हमें बहुत प्रयास करने के बाद आस्था के बीज बोना पड़ेंगे, वो विश्वास पैदा करना होगा, और वो विश्वास आसानी से पैदा नहीं होगा क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं इसमें ड्रामा दिखाई देगा, कहीं ना कहीं लेक ऑफ सिंसियरिटी दिखाई देगी। तो विश्वास कैसे पैदा होगा? विश्वास तो कोई पैदा नहीं कर रहा है, पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं कर रही है, वो भी अपने वोट पॉलिटिक्स में कास्ट वास्ट जितना भी बदमाशी हो सकती है वो सब कर रही है, ब्यूरोक्रेसी भी अपना काम नहीं कर रही है। तो विश्वास कहाँ से पैदा होगा? विश्वास पैदा करने के लिए हमें ऐसे पावरफुल सिस्टम बनाना पड़ेंगे और हमें सत्य कहने की हिम्मत जुटाना होगी। हमें सो कॉल्ड टैक्टफुल ऑफिसर्स हैं, इनको आईना दिखाना होगा, क्योंकि ये लिफाफा लेने वाले और जो टैक्टिकल का कहने वाले लोग हैं और जो एसर कहने वाले लोग हैं, जो सत्य कहने की क्षमता नहीं रख रहे हैं या जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में पहुंच गए हैं, जब तक समाज उनको आईना नहीं दिखाएगी और जब तक जो है मैं श्रेयसी जी से कहना भूल गया कि जब तक जो है ना सुप्रीम कोर्ट इसको आपका हत्या जो है फंडामेंटल राइट ना मान ले 21 में, यदि आप ये देखिए, जब यदि सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि राइट टू लाइफ मींस जो है नॉट ए एग्जिस्टेंस लाइक एनिमल, पशुतुल्य जीवन जो है ना आपका राइट टू लाइफ नहीं हो सकता है, मानव जैसा जीवन आपका राइट टू लाइफ होना चाहिए। और इस बात को उन्होंने मानते हुए आपको 4 अधिकार दे दिए, राइट टू एनवायरमेंट, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, राइट टू हेल्थ। तो भाई साहब लाइफ का सेफ्टी और सिक्योरिटी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, व्हाई इट शुड नॉट बी योर फंडामेंटल राइट, इट इज ए मोर नेचुरली रिलेटेड विद द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। चोपड़ा साहब ये बात को आप, इस दलील को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? जी सर, बिल्कुल ठीक है। और सर आपके मिशन का एक स्तंभ है प्रिवेंशन। तो सर आप कैसे चाहेंगे कि एजुकेशन सेक्टर, स्कूल सेक्टर आपके मिशन से जुड़े और बच्चों को भी फ्रॉम अ यंग एज उनको एक ओरिएंटेशन दिया जाए कि टू हैव अ थॉट अगेंस्ट कमिटिंग एनी क्राइम? क्योंकि बड़ी सिंपल सी बात है कि वो उनके पेरेंट्स और सभी लोग जो है क्राइम फ्री भारत को चैनल को सब्सक्राइब करें, उससे उनका ज्ञान भी बढ़ेगा और उनको विश्वास बनेगा। नंबर 1, हमने इसमें एक फॉर्मूला भी दिया है कि सब एक व्यक्ति 5 व्यक्तियों से बात करे और ये श्रृंखला 130 लोगों तक पहुंचे। जब ये मिशन जो है 130 करोड़ लोगों को 4 रेवेन्यू स्ट्रीम दे रहा है, तो उन 130 करोड़ लोगों को जुड़ना ही चाहिए। अब आप ये अनुमान करिए कि हम जो है अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, जब आप पूछेंगे कि हम उनके लिए कैसे ये सब करेंगे, तो मैं बताना चाहता हूं कि हम आम पब्लिक के लिए 4 रेवेन्यू स्ट्रीम जो है ना दे रहे हैं। तो जिनको रेवेन्यू मिलने वाला है और वो भी लाखों में पैसा मिलने वाला है, तो उन्हें इसका हिस्सा होना ही चाहिए। इट इज नॉट क्वेश्चन ऑफ अवेयरनेस। और जब इतने सारे लोग 130 करोड़ लोग यदि इस अभियान से जुड़ जाएंगे, तो राजनेता भी इस बात को समझेंगे कि ये जनता की मांग है।
नहीं तो ये पब्लिक के बचारों की आंधी जो है, इसमें हर कोई पतंगे जैसा उड़ जाएगा। जब यदि राजनेताओं को ये बात समझ में आ जाएगी तो वो निश्चित तौर पे ऐसी चीजों से लाने में डरेंगे नहीं, बल्कि ओवरनाइट मेहनत करके रातों रात जो है ना नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम को लाएंगे, और वो आपको वो सब चीजें दे देंगे। आपको उसके लिए कोई आंदोलन नहीं करना पड़ेगा। उसमें अन्ना हजारे जी जैसा कोई भूख हड़ताल पे बैठने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आप सुन रहे हैं और 130 करोड़ लोग जो है जुड़ के 5 बजे मोदी जी की जो थाली बजाना है वही बैठ के ताली बजाएंगे, और यदि पूरे देश में 130 करोड़ लोग थाली बजा रहे होंगे तो उसकी आवाज की गूंज को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता है। इसके लिए ना तो उन्हें घर से बाहर निकलने की जरूरत है, ना ही उन्हें चंदा देने की जरूरत है। टेक्नोलॉजी हम डेवलप कर रहे हैं, लोगों को हम जोड़ रहे हैं, उन्हें तो सिर्फ छत पे पहुंच के थाली बजाना है। जब हम थाली बजाने के लिए तैयार हो जाएंगे तो हम उनसे आह्वान करेंगे कि समय आ गया है, बाहर निकलो, छत से ताली बजाओ। 130 करोड़ लोगों की जो थाली की आवाज है उससे देश तो छोड़ो पूरा ग्लोब हिल जाएगा। राइट सर। और सर ये जो एक जो बजट की जो प्रॉब्लम, चोपड़ा जी क्या आपको मेरी बात जो है संतोषजनक लगी, कन्विंसिंग लगी कि नहीं लगी? नहीं तो आप बिल्कुल क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि इस समय आप जो है आप मिस्टर चोपड़ा की हैसियत से नहीं पूछ रहे हैं, आप 130 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि के रूप से पूछ रहे हैं। तो उस फर्ज को बताते हुए यदि आपको कहीं भी लग रहा है कि नहीं साहब ये तो इसमें चीज ठीक नहीं है, तो आप उसको जरूर पूछिए, क्योंकि आप जो है ना इस समय जनता की आवाज है। सर जीएसटी नेटवर्क जो है सर वो भी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इन्फोसिस को दिया गया था, लेकिन उसका बड़ा विरोध हुआ क्योंकि डेटा का एक प्रश्न उठता था। तो अभी गवर्नमेंट ने उसको प्राइवेट, हम तो इसमें कुछ कर ही नहीं रहे। हम तो कह रहे हैं कि आपकी जो है ना संस्था रहेगी जिसका नाम नेशनल अथॉरिटी रहेगी। नेशनल अथॉरिटी विल बी क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो प्राइवेट कहाँ आ गया इसमें? अच्छा, डेटा गवर्नमेंट के पास। मैं तो सिर्फ मददगार हूँ, मैं तो सिर्फ सूत्रधार हूँ, मैं तो बना के सौंप रहा हूँ ना। कानून भी बना लिया है, वो भी सौंप रहा हूँ कि भैया इसको इनेक्ट कर दो, क्या दिक्कत है? एवरीबडी हैव टू बिहेव रिस्पॉन्सिबली। अब जो है ना ये गुली और मूर्ख बनाने का समय खत्म हो गया है। लेट ए पब्लिक जो है ना शुड मेक एवरीबडी फील कि अब जो है छत पे चढ़ के थालियां बजेंगी, और 130 करोड़ लोग जो थाली बजाएंगे तो बहरों को भी सुनाई देंगे। आप 130 करोड़ लोगों का, लेकिन उसके लिए 130 करोड़ लोगों को जुड़ना होगा, उन्हें अपनी छत पे जाना होगा। जहां जिनके पास छत नहीं होगी वो अपने चबूतरे पे जाना होगा, और वहां पे उनको डुगडुगी बजाना होगी। और वो बहरों के लिए है कि अब समय आ गया है, जाग जाओ, हिंदुस्तान जाग रहा है, हमें ये बतौर हक मिलना चाहिए। हमारे जो है पीयूष दुबे जी ने बताया है कि हम अकेला जो है क्राइम फ्री भारत की बात नहीं कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग दिस नेशन, वी आर टॉकिंग ऑफ जॉब एंड सर्विसेज रिच इंडिया, वी आर टॉकिंग ग्रीन हर्बल न्यूट्रिशन रिच मेडिसिन फ्री इंडिया। आई फील कि जो है मेडिकल वर्ल्ड ने आज वो हम इतने सारे कैंसर से जूझ रहे हैं, कहीं ना कहीं इंटरनेशनल कंस्पायरेसी ने हमें वहां धकेल दिया है। आप ये बताइए, जो डॉक्टर है जो बड़े प्रोटोकॉल की दुहाई देते हैं, वो आपको छोटी सी भी खांसी होती है तो एंटीबायोटिक की डोज दे देते हैं। ये प्रोटोकॉल उनको किसने दिया है? विदेशों में तो जो है ना एंटीबायोटिक इतनी आसानी से देते नहीं है। तो उनका ये महान जो है एलोपैथी तो उन्होंने विदेश से अडॉप्ट की। ये प्रोटोकॉल कहाँ से पैदा हो गए? ये प्रोटोकॉल जो है ना उनको फार्मेसी कंपनियों ने दिए हैं। ये समय आ गया है कि आप पूछें ये बात, और ये समय आ गया है कि हम सरकार से ये भी पूछें कि जो हमारे दादी के नुस्खे हैं, जो हमारी हर्बल मेडिसिन हैं, यदि वो कोविड में इफेक्टिव और कोरोना में इफेक्टिव हो सकती हैं, और तो हम उसके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च करके दुनिया को क्यों नहीं बता रहे हैं कि देयर इज नो नीड ऑफ वैक्सीन, दीज मेडिसिन आर एज गुड एज जो है ना जो वैक्सीन होगी वो एक्सटर्नल केमिकल कंपाउंड होगा, इट विल आल्सो बी हैविंग सम नेगेटिव इफेक्ट ऑन आवर बॉडी। तो हम यदि ये, या तो हम ये कहें कि जो ये क्लेम किए जा रहे हैं वो ढकेसले हैं, जब हमारे पास 7.5 लाख लोग जो है ऐसे हैं जो कि कोरोना से संक्रमित हैं या रहे हैं, या उनमें से कुछ लोग कभी 2-2.5 लाख लोग ऐसे हैं जो कि अभी भी हैं, तो उनको जो है हम ग्रुप में बांट के
7 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर ये प्रमाणित करके दुनिया को क्यों नहीं बता रहे हैं कि इट इज डूएबल, इससे ये चीज हो रही है। रोज जो है ना सैकड़ों मैसेज जा रहे हैं, हर मैसेज से को कंपाइल करें, ग्रुप बनाएं, अभी जो है ना उसको स्टैंडर्डाइज करें 3 या 4 फॉर्मेशंस में, उनको उतने ग्रुप बना के उसको टेस्ट करें और 7 या 10 दिन में हम दुनिया को कहें। और यदि ये कोविड को ट्रीट करने की स्थिति में है, एक कभी हम एक वो देख रहे थे, आई डोंट नो क्या है फलेसी, उसमें उन्होंने कहा कि साहब आप नींबू के सिर्फ 2 बूंदे डाल लीजिए तो वो कोरोना को जो है ना पंचर करके आपके मुंह में ले आएगा, आप गर्म पानी से गार्गल कर लीजिए इलाज। और वो उन्होंने इफ इट इज करेक्ट ही सेज कि ये इतना प्रभावी है, यदि कोई गलत साबित कर दे तो हम उसे 50,000 का इनाम देंगे। आई डोंट नो वेदर आपने वो मैसेज पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो ये जितने भी क्लेम्स हैं उनको लिस्ट करें, हर क्लेम को जो है ना प्रूव करने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे पास सैंपल बहुत ज्यादा है, हमारे पास कोई वैक्सीन है नहीं, तो हम अपनी चीजों को टेस्ट करके जो गलत है उसको कहें कि साहब ये गलत है, जो इफेक्टिव है उसको कहें इफेक्टिव है। और ना केवल पब्लिक के लिए, हम तो कह रहे हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को करें। यदि हमारे पास विश्व को मदद करने के लिए है तो ये फार्मेसी की कंपनियां जो वैक्सीन को जो है बनाने में करोड़ों रुपए खर्च कर रही हैं, उनकी दादागिरी क्यों चलना चाहिए? देखिए, हमें हर जगह डिफरेंट माइंडसेट से बात करना पड़ेगी। आपके साथ बहुत अहित हो चुका है। आपके पास जो है ना गायें हैं जो कि अमृत तुल्य अल्फा 2 मिल्क देती हैं, वो जो है ना आजकल घूरों पे बैठ रही हैं, वो कटने जा रही हैं। अरे भाई, हमें तो उल्टा करना चाहिए, फॉरगेट अबाउट मिल्क। हमें देखना चाहिए कि हमें गोबर कितना चाहिए, और हमें गोबर प्रोडक्शन के हिसाब से, मिल्क तो जो है ना, मिल्क और घी ये तो बाय प्रोडक्ट होंगे। हमारा फोकस होना चाहिए हाउ मच गोबर वी नीड, और उस गोबर को जो है फिर वी कैन क्रिएट इनटू फर्टिलाइजर, और हम तो कहेंगे उसको हम फर्टिलाइजर फैक्ट्री में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि वी विल बी यूजिंग माइक्रोब्स एंड यू मस्ट बी अवेयर कि देयर आर एन नंबर ऑफ माइक्रोब, जो कि जैसे कि आपकी जो दाल होता है तो उसमें राइजोम होता है, उसकी जड़ों में गांठ होती है, और वो जो है सीधे वातावरण से जो न्यूट्रिएंट्स हैं, नाइट्रोजन वगैरह है, उसको एब्जॉर्ब करके वो सॉइल में डालती है। और यही कारण है कि पुराने समय में हमारी क्रॉप का एक रोटेशन होता था, क्रॉप रोटेशन जिसको हम कहते थे, और उसमें फसलों को एक तरीके से रोटेट किया जाता था जिससे कि हमारी सॉइल रिचार्ज हो जाए। आज हम जो है ना इतने ब्लाइंड हो गए हैं कि हम उसको जो है ना देव दनादन केमिकल फर्टिलाइजर। अभी स्थिति ये हो गई है कि यदि आप हर्बल फर्टिलाइजर देंगे तो उस जमीन को जिंदा करने में हमें 2 साल लगेंगे कम से कम। लेकिन अभी भी कोई कुछ नहीं बिगड़ा है, क्योंकि अभी भी हम इतना सारा प्रोड्यूस कर रहे हैं। उस थोड़ी बहुत जो प्रोडक्शन में कमी आएगी वो जो है 2 साल के बाद वो ड्यूरे प्रोडक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी। हमारा जो है प्रोडक्शन कॉस्ट 0 पे पहुंच जाएगी। हम जो फर्टिलाइजर हैं वो बाहर विदेश के लिए एक्सपोर्ट करने के लिए रखेंगे। हमारी पूरी खेती जो है ना वो हर्बल बेस्ड होगी, और हम उसमें वो माइक्रोब डाल देंगे, अर्थवर्म डाल देंगे। तो वो जो है एक बार आपने डाल दिया, थोड़ा बहुत आप उसको एनरिचिंग कर दें, वो पर्याप्त है। अदरवाइज आपने जो है खेत में फर्टिलाइजर की फैक्ट्री डाल दी है, क्योंकि जो वर्म है यदि वो गर्मी होगी और उनके लिए उनको ठीक वातावरण नहीं मिल रहा है तो वो डोरमेंट हो जाते हैं, और जैसे ही उनको अनुकूल वातावरण मिलेगा वो अपना जो है प्रोडक्शन चालू कर देते हैं, और वो सीधे वातावरण से वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके वो सॉइल में डाल रहे हैं। फिर आप जो है उसमें अर्थवर्म भी है, सब कुछ है। तो कुल मिला के आपको जो ना केवल प्रोडक्शन मिलेगा बट उसके कारण जो हेल्दी चीज मिलेगी वो अपने आप में बहुत मायने रखेगी। अभी वो केमिकल की डोज, पेस्टिसाइड की डोज ग्रेन्स में जा रही है। अब ग्रेन्स को तो छोड़िए, अब आपको पानी में जा रही है, लिंचिंग होके इट इज गोइंग टू द वाटर। और अब वाटर को छोड़िए, अब तो अंडरग्राउंड वाटर में भी जा रही है। तो हम जब चारों तरफ से कार्सिनोनिक सब्सटेंस से गिर रहे हैं, और हमारे लोगों में इतने दुष्ट लोग हैं जो अपने आप को साइंटिस्ट कहते हैं, उन्हें बिल्कुल भी लज्जा नहीं आती है कि एक बताइए कि एक बीज है जिसका काम जो है पैदावार करना है, हम जेनेटिकली टर्मिनेटेड सीड कैसे पैदा कर सकते हैं? इज इट नॉट शुड नॉट बी ए क्राइम? मतलब हमारे बीज बिके, इसके लिए हम जेनेटिकली टर्मिनेटेड बीज पैदा करेंगे? हम कितने लालची हैं, हम कितने लोभी हैं, हम कितने मक्कार हैं, हम कितने धूर्त हैं। और जो भगवान ने हमको ज्ञान दिया है वो उन्होंने अच्छे काम के लिए दिया था। हम इतना धूर्ततापूर्ण काम करेंगे इसके लिए बिल्कुल नहीं दिया था। इट इज समथिंग लाइक कि एटॉमिक एनर्जी है, उससे हम बम भी बना सकते हैं और उससे हम वो भी कर सकते हैं।
चोपड़ा साहब, कुछ मैं आपकी बात का कुछ जवाब दे पाया, या नहीं, नहीं, आपका बिल्कुल सर। प्राइवेसी के बारे में भी और रिलेटेड के बारे में? हाँ जी, हाँ जी। सर, और नहीं सर नहीं, बजट बजट जो है उसको भी देखना पड़ेगा सर, क्योंकि बजट तो गिरता जा रहा है जो हम तो पुलिस। बजट मांग ही नहीं रहे हैं, टेक्नोलॉजी हम पैदा कर रहे हैं, ठीक है ना। बाकी हर चीज जो है ना ट्रिपल बी मॉडल में जा रहे हैं, तो सरकार को तो मुफ्त में मिलेगा, तो बजट क्या है? जब जो है एक बटन सरकार जो है ना पब्लिक दबाएगी, तो 1,30,000 करोड़ रुपए पैदा होंगे। यदि 10 बड़ा बटन दबा दिए तो 13,30,000, ये तो सरकार के खजाने वाली बात कर रहे हैं, इतना ही पैसा जो है ना पब्लिक में पैदा होगा। तो पैसे की तो वर्षा होने वाली है, काय की बजट की चिंता कर रहे हैं आप? सिर्फ पॉलिसी इनेबलिंग कर दीजिए, 50% जो है ना मनी वहां चला जाए, सर्विसिंग जो है ना समन्स वारंट की, उसके लिए एक रेवेन्यू स्ट्रीम कर दीजिए, क्राइम में कोई इनपुट देता है उसकी रेवेन्यू स्ट्रीम कर दीजिए। एंड यदि सरकार को उसमें भी प्रॉब्लम है, तो हम जो इंटरनल जो है वो क्रिएट करेंगे, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस दैट। अभी हम जो कह रहे हैं 50% जाएगा, फिर हम कहेंगे 10% कॉर्पस जो है ना वो नेशनल अथॉरिटी के पास पहुंच जाएगा, 40% हम पब्लिक को देंगे। 10% में तो इतनी वर्षा पैदा हो जाएगी कि आपको फंड संभाले नहीं संभलेगा। आप तो पड़ोसी देशों में कहेंगे साहब हमारे पास पैसा है, हम आपके यहाँ कुछ कर दें क्या? एम आई साउंडिंग यू लॉजिकल? और या जैसे पुलिस होता है तो वो अपना कैसे भी करके जो है अपनी बात सिद्ध करने की कोशिश करता है, ऐसा तो नहीं लग रहा है आपको? नहीं सर, आपका तो प्लान आपके दिमाग में सेट है, इतना मुझे क्लैरिटी आ गया है सर। यू आर वेरी कन्विंस्ड अबाउट योर आइडियाज। नहीं नहीं, मेरे कन्विंस होने की बात नहीं है, मैं आपकी कन्विक्शन की बात कर रहा हूँ। सर, मुझे भी आ रहा है आपका कन्विक्शन देख के, मेरे को भी कन्विक्शन आ रहा है। नहीं नहीं, आपको क्लियरिटी आ रही है कि नहीं आ रही? जी सर, आ रही है। थिंग्स आर गेटिंग क्लियर। अजय सर, तो आपके पास और कोई क्वेश्चन है तो हम और आगे बढ़ें? सर, एक साइबर क्राइम का जो इशू आपने रेस किया था सर, जो स्कूल्स में अब हो रहा है कि किसी का एक फोटो बना देना और पोर्नोग्राफी को यूज करना किसी फेलो स्टूडेंट का, और सर ये सब हम पुलिस के पास जब जाते हैं तो वो कहते हैं अरे भाई अकाउंट तो डिलीट हो गया। तो सर आपका जो ऑटोमेशन जो डिटेक्शन होगा क्राइम में, सर क्या इसमें कोई मदद मिलेगी? ये सोशल 500%, मीडिया में जो 500%, क्योंकि वो डिलीट हो गया है, लॉग में तो सब चीज अवेलेबल है। देखिए, कई बार क्या होता है, हम जो है अपनी अक्रमणता को छिपाने के लिए कुछ चीजों का सहारा लेते हैं। तो यदि आपने हमको पहले सुना है, तो हमने एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो है साइबर सिक्योरिटी का फंडा क्रिएट किया है, और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है ना साइबर इन्वेस्टिगेशन का फंडा भी क्रिएट किया है। तो रियल टाइम बेसिस पे वी वुड बी कैप्चरिंग लॉट मेनी थिंग्स। और आगे चल के तो मेरा प्लान ये है कि हम जो है प्रोटोकॉल को जो है ना रिवाइज करें। अब इंडिया इस स्थिति में है कि हम इंटरनेशनली अपने को डिक्टेट कर सकते हैं। वी कैन से कि साइबर आपको जो है ना सर्वर हमारी लैंड पे लगाना पड़ेगा। वी कैन से कि आप जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल जो आपने पहले बनाए थे, दैट वाज ए मींस ऑफ कम्युनिकेशन, नाउ दैट शुड बी मींस ऑफ एविडेंस आल्सो। तो जब आप हमसे हाथ मिला रहे हैं, मैं तो आपके पास जा नहीं रहा हूं, हाथ मिलाने कौन आ रहे हैं? आप आ रहे हैं। तो आपकी जो आइडेंटिटी है दैट विल बी कैप्चर्ड, एंड ओनली देन यू विल बी अलाउड द परमिशन टू इंटरेक्ट। तो आपके जो है ना पूरा चीजें तो हमारे पास पहले ही रहेंगी। हम जब इन्वेस्टिगेशन के बाद डाटा थोड़ी मांगेंगे, हमें तो क्लिक करना पड़ेगा, और फिर हमारा सिस्टम कैप्चर करके वो रखेगा पहले से ही। दोज विल बी मैंडेटेड थिंग्स। तो हमारे पास एविडेंस भी होगा, हमारे पास सब चीज होगी, और इस चीजों से हम उसको बहुत स्ट्रांगली हैंडल कर पाएंगे। और एक चीज हम आपको और बता दें, वट एवर अवेयरनेस हमने जो है ना क्रिएट की है, तो वहां से जो है एक तो बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट हुआ है, चाहे वो एंटीवायरस का हो या इसका हो। कई बार हम लोग जो ना धूर्त लोग हैं टेक्नोलॉजिकल, क्योंकि हम हर चीज को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम हमारे ही लोग जो है ना बैठ के सिस्टम क्रिएट करते हैं, और वही जो है ना एंटीवायरस बेचते हैं। अभी एक में आपने देखा होगा कि जो मंत्री जो माने आईटी मिनिस्टर साहब थे, और एक व्यक्ति जो है ना वो कर रहा था, तो उसने कहा कि तुम जो कुछ भी कह रहे हो ये सब क्राइम की कैटेगरी में आता है, एंड आई एम एज ए मिनिस्टर आई एम लिसनिंग यू, आप अपना धंधा बंद करिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब हम किसी की मदद करते दिखते हैं, उस समय भी हम व्यवसाय कर रहे हैं।
तो हमारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो बड़ा सेल्फिश हो गया है। अब बुद्धिजीवी लोगों को समझना चाहिए कि यूनिवर्स में हर व्यक्ति यूनिक है। देयर इज नो डुप्लीकेट अजय चोपड़ा, देयर इज नो डुप्लीकेट पीयूष दुबे, देयर इज नो डुप्लीकेट मैथिली शरण गुप्ता। तो लोग, ईश्वर ने ये जो इतनी यूनिक पर्सनालिटी पैदा की हैं, इसकी जरूरत क्या पड़ी? इसका मतलब है कि हम सब लोग यहाँ कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए आए हैं। हम चाहे उसे समझ रहे हो चाहे ना समझ रहे हो, बट वी आर हियर विद सम यूनिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। हो गया उल्टा कि इन दुष्ट लोगों ने जो है ना हमको जो है ना माया जाल में फंसा दिया, तो अब जो है हम जो है माया को करने। ये भाई किस करेंसी की बात कर रहे हैं? ये करेंसी भाई साहब आपके साथ नहीं जाएगी। आपने ऐसी कोई टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं की है। यही कारण है कि जब आपका क्रिमेशन किया जाता है तो आपके शरीर से एक धागा भी निकाल दिया जाता है। देखा जाए तो आपके सूट बूट भी आपके साथ जलाए जा सकते हैं। आपके मेहनत से है, आपको जो है ना बेआबरू क्यों करना, आपको टोटली नग्न क्यों करना? लेकिन वो शायद इसलिए करते हैं जिससे कि आपको एहसास दिला दें। और एहसास किसको दिला रहे हैं? जो मर गया वो तो चला गया है। तो जो जिंदा लोगों को एहसास दिला रहे हैं कि भाई साहब एक धागा भी आपके साथ नहीं जाएगा। तो भाई साहब हम इतनी बड़ी संपत्तियां क्यों पैदा कर रहे हैं? और फिर दूसरी बात भी है कि यदि आप कहते हैं कि संतानों के लिए कर रहे हैं, तो उसके लिए कहावत है कि उपजे पूत सपूत तो किम धन संचिए, और उपजे पूत कपूत तो किम धन संचिए। वो जो है ना दारू पी के रेप करके जेल जाएगा और आपका भी नाम बदनाम करेगा। तो ऐसा क्यों करना? यदि हम थोड़ा सा जो है दूसरों के लिए मौत के गड्ढे यदि हम खोदना बंद कर देंगे तो हम इस ग्लोब का बहुत भला कर पाएंगे। मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो गया हूँ, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ।